टाइम आ गया ना। Good morning, students. Today we will study Hindi grammar. All of you open your book, chapter कारक. बच्चों, आज मैं आपको कारक के भेद के विषय में बताऊंगी. पिछले वीडियो में मैंने आपको कारक के भेद बताए थे. कारक के 8 भेद होते हैं. कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, जिसमें से 3 कारक भेदों के विषय में आपको मैं बता चुकी हूँ. कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक. आज मैं आपको कारक के चौथे भेद संप्रदान कारक के विषय में बताऊंगी. बच्चों, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना. कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं. संप्रदान कारक के परसर्ग को, के लिए, के हेतु हैं. संप्रदान कारक की पहचान के लिए क्रिया में किसको, किसके लिए, किस हेतु लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वही संप्रदान कारक होता है. आइए उदाहरण से देख लें. माँ ने सबको भोजन खिलाया. क्रिया क्या है बच्चों? खिलाया. माँ ने किसको खिलाया? माँ ने सबको खिलाया. सबको संप्रदान कारक है. बच्चे गुरुजी के लिए उपहार लाए. बच्चे किसके लिए उपहार लाए? गुरुजी के लिए. तो गुरुजी के लिए क्या है बच्चों? संप्रदान कारक है. यानी जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? संप्रदान कारक. संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना. संप्रदान कारक की पहचान हम क्रिया में किसको, किसके लिए, किस हेतु लगाकर प्रश्न करेंगे. जो उत्तर आएगा वही संप्रदान कारक होगा. बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया. किसके लिए चंदा जमा किया गया? बाढ़ पीड़ितों के लिए. क्लियर? विनय ने फीस माफ़ी हेतु पत्र लिखा. किस हेतु पत्र लिखा? फीस माफ़ी हेतु या फीस माफ़ी के लिए. बच्चों, संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? को, के लिए, हेतु. क्लियर? संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक का अर्थ है किसी को कुछ देना. कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं. मामा जी माँ के लिए साड़ी लाए. माँ ने सबको भोजन खिलाया. इसमें मामा जी माँ के लिए उन्होंने कुछ किया और माँ ने सबको भोजन खिलाया. किसको भोजन खिलाया? सबको खिलाया. तो बच्चों, आपको समझ में आया कि जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं. आइए अब देखें 5वां भेद अपादान कारक. पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हैं. मयंक आशीष से लंबा है. खुशी सांप से डर गई. बच्चों, इन वाक्यों में पत्तों का पेड़ से, मयंक का आशीष से तथा खुशी का सांप से, क्रमशः खुशी सांप से डर गई. डरने का भाव है. मयंक आशीष से लंबा है, तुलना का भाव है. और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने का भाव है. तो
अपादान कारक वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है। दूरी बताना, तुलना करना, डरना, लजाना आदि के भाव का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक का परसर्ग से होता है। से परसर्ग बच्चों एक और उसमें होता है करण कारक में, लेकिन करण कारक में साधन के रूप में होता है, परंतु अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। अलग होने के अतिरिक्त अपादान का प्रयोग निम्न स्थितियों में भी होता है: अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने और सीखने के भाव में भी अपादान कारक होता है। आइए उदाहरण से देखते हैं। अलग होने का भाव: गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकली और गंगा हिमालय से निकली, अलग हो गई वहाँ से और वहाँ से दूसरी जगह पहुँच गई। दूरी बताना: मेरा घर गोरखनाथ से 2 किलोमीटर दूर है। इसका परसर्ग क्या है? सी। मेरा घर गोरखनाथ से 2 किलोमीटर दूर है। तुलना: मयंक आशीष से लंबा है। तुलना हो रही है, मयंक और आशीष में तुलना हो रही है। मयंक आशीष से लंबा है। डरना: खुशी सांप से डर गई। डरने का भाव है डरना, सभी यात्री लुटेरों से डर गए। बच्चों, अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से और किसको लगाकर प्रश्न किया जाएगा और जो उत्तर में आएगा वही अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक की पहचान हम कैसे करेंगे? क्रिया में कहाँ से और किससे लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वही अपादान कारक होगा। रमा शीतल से सुंदर है। क्रिया क्या है बच्चों? है। रमा किससे सुंदर है? शीतल से। यहाँ से परसर्ग भी लगा है और क्या है? तुलना का भाव है यहाँ। बाघ शिकारी से डर गया। बाघ किससे डर गया? शिकारी से डर गया। करण दुकान से कपड़े लाया। करण कहाँ से कपड़े लाया? दुकान से। बच्चों, आप देख रहे हैं ना, हर शब्द में से परसर्ग लगा हुआ है और हमें ये उत्तर कहाँ से मिला? क्रिया में कहाँ से और किससे लगाकर प्रश्न किया, जो उत्तर आया वही अपादान कारक है। तो अपादान कारक क्या है बच्चों? जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के भाव का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक है। उसके अलावा दूरी बताना, तुलना करना, डरना, लजाना, सीखना आदि में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। सीखना: नलिन अध्यापक से गिटार सीखता है। पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए क्रिया में कहाँ से किससे लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वही अपादान कारक होगा। ठीक बच्चों, तो अपादान कारक समझ में आया होगा। बच्चों, करण कारक और अपादान कारक दोनों का परसर्ग से होता है, परंतु दोनों में अंतर है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। करण कारक में से का परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ भी किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण बताया था, माँ चाकू से फल काटती हैं। तो चाकू क्या है? साधन के रूप में है।
जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसके अलावा दूरी बताने, अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के अर्थ में किया जाता है। तो करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में, परंतु अपादान कारक में अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के अर्थ में किया जाता है। अब आते हैं बच्चों कारक के छठे भेद, संबंध कारक। छठा भेद है बच्चों संबंध कारक। जिस शब्द से दो संज्ञा अथवा सर्वनाम का आपसी संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे शालिनी की बहन आई है। शालिनी की बहन आई है। संबंध कारक के परसर्ग का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने इत्यादि होते हैं। शालिनी की बहन आई है, की संबंध कारक का परसर्ग है। बच्चों अब हम ये देखेंगे कि संबंध कारक की पहचान कैसे होगी। संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करेंगे। जो उत्तर आएगा वही संबंध कारक होगा। रोहन का भाई बीमार है। किसका भाई बीमार है? रोहन का। यह राम की कार है। यह कार किसकी है? यह राम की कार है। किसकी कार है? राम की। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। तुम्हारा घर, किसका घर बहुत बड़ा है? तुम्हारा। परसर्ग आ रहा है। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। इन उदाहरणों में बच्चों रोहन का संबंध भाई से, राम का कार से तथा तुम्हारा का संबंध घर से है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यह महेंद्र धोनी का घर है। यह महेंद्र सिंह धोनी का घर है। यह घर किसका है? महेंद्र सिंह धोनी का। तो बच्चों संबंध कारक क्या है? जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है वह संबंध कारक कहलाता है। तो यह बच्चों आप लोगों को बुक में बुक रीडिंग अच्छे से करनी है और जितनी भी परिभाषा दी हुई है उन्हें आपको याद कर लेना है। जैसे इसकी ये परिभाषा है, अपादान कारक की ये परिभाषा है। जो परिभाषा मैं अपने साधारण शब्दों में बताती हूँ उसे भी आप याद कर अपने दिमाग में स्टेबल कर सकते हैं और ये परिभाषाएं भी याद कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, परिभाषा याद करते जाइएगा। तो संबंध कारक क्या है? जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का परसर्ग का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने है। इसकी पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न किया जाएगा। जो उत्तर आएगा वही संबंध कारक। आइए अब हम आते हैं कारक की सातवें भेद, अधिकरण कारक पर। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक क्या है बच्चों? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। किस चीज़ का पता चल रहा है? अवसर पर। रक्षाबंधन के अवसर पर, रक्षाबंधन अवसर पर। तो अधिकरण कारक क्या है बच्चों? संज्ञा के
जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर होती है। अधिकरण बच्चों, अब ये देखना है कि अधिकरण कारक की पहचान कैसे करेंगे। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वही अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे पेड़ पर मैना बैठी है। मैना कहाँ बैठी है? पेड़ पर। पेड़ पर मैना बैठी है। मैना कहाँ बैठी है? पेड़ पर। इसका परसर्ग क्या है? पर। में पर। कुल्फी में पिस्ता बादाम डाला जाता है। कहाँ पिस्ता बादाम डाला जाता है? कुल्फी में। छत पर सोनिया की किताब रखी है। सोनिया की किताब कहाँ रखी है? छत पर। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। बच्चों, क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे? जो उत्तर आएगा वह अधिकरण कारक होगा और अधिकरण कारक का परसर्ग में तथा पर होगा। बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होंगी। बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होंगी। परीक्षाएं कब होंगी? मार्च में होंगी। क्लियर बच्चों? अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर होते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाएगा? जो उत्तर आएगा वह अधिकरण कारक होगा। पेड़ पर मैना बैठी है। मैना कहाँ बैठी है? पेड़ पर। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होंगी। परीक्षाएं कब होंगी? मार्च में। तो में और पर परसर्ग है और क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे? जो उत्तर आएगा वही अधिकरण कारक होगा। क्लियर? संबोधन कारक। बच्चों, अब हम आते हैं 8वें भेद संबोधन कारक पर। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक के परसर्ग अरे, हे आदि होती हैं। ठीक है? ओ लड़की जरा सुन लो। ओ लड़की जरा सुनो। ओ, इसका परसर्ग क्या है? हे, अरे, ओ। ओ लड़की, इस क्या है? संबोधन कर रहे हैं। ओ लड़की। अरे नमिता, तुम कब आई? ये भी क्या है? संबोधन कर रहे हैं। संबोधन कारक में संज्ञा शब्द के बाद संबोधन चिन्ह लगा होता है। देख रहे हैं ना बच्चों? संबोधन कारक में संज्ञा या सर्वनाम के बाद संबोधन कारक में संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह लगा होता है। संबोधन चिन्ह आप जानते ही हैं, एक खड़ी पाई और उसके नीचे छोटी सी बिंदी, संबोधन चिन्ह। तो वो लड़की जरा सुनो तो, अरे नमिता तुम कब आई? क्लियर बच्चों? तो हमने देखा कि कारक के 8 भेद होते हैं। आइए आओ दोहराएं, देख लें। संज्ञा अथवा
सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाने के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। 8 भेद होते हैं बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। करण कारक और अपादान कारक दोनों का परसर्ग से होता है, परंतु दोनों में इसका प्रयोग अलग अलग रूप में होता है। करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि का भाव बताने के लिए किया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप बुक रीडिंग करिएगा, वीडियो सुनिएगा, और अगर समझ में ना आए देन यू विल आस्क मी इन योर राइट डाउन। फर्स्ट आप लिख लीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो फिर आप क्लास में पूछते समय भूल जाते हैं और आप कहते हैं नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो जो आपको ना समझ में आए तुरंत अपनी प्रैक्टिस कॉपी में या कहीं भी आप नोट कर लीजिए, उस कॉपी को लाइव क्लासेस में लेकर बैठिए और जो समझ में नहीं आया उसे आप पूछ लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइजेज आई विल सेंड यू इन योर PDF फॉर्म। वैसे आप अपने आप एक्सरसाइजेज करने की कोशिश कीजिएगा। एक एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों से करण और कारक तथा अपादान कारक छांट कर लिखिए। इसको आप अपने आप करने की कोशिश करिए, जो नहीं आएगा आई विल टेल यू, वैसे मैं आपको इसे PDF में भेजूँगी। ओके चिल्ड्रन।